नमस्कार, मैं आरती बख्शी आप सभी का स्वागत करती हूँ राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वर्ग 10 के विषय अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास की शुरुआत की। इस कक्षा में हमने जाना कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, अर्थव्यवस्था की संरचना या उसके विभिन्न क्षेत्रक कौन से हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में जाना और आर्थिक विकास क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम मौद्रिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, मौद्रिक विकास क्या होता है इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए पहले स्क्रीन पे देखते हैं कि मौद्रिक विकास का जो विकास का क्रम है, इसके चरण क्या रहे। इसको स्क्रीन पे एक बार हम देख लेते हैं। इस चरण में सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था या मुद्रा नहीं थी, तब भी अर्थव्यवस्था तो होती ही थी या लोगों के बीच में लेन देन या ट्रांजैक्शंस होते थे। तो ये ट्रांजैक्शंस किस तरीके से होते थे? तो ये हम सभी जानते हैं कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को दे के ये ट्रांजैक्शंस किए जाते थे। ठीक है, वस्तुओं के बदले, जैसे मान लीजिए किसी के पास गेहूं है और उसे चावल की आवश्यकता है, तो जिस व्यक्ति के पास चावल है उससे वह गेहूं देके, और अगर उसे गेहूं की आवश्यकता है तो उसे गेहूं देके उसके बदले में चावल लेते थे। इस तरह की एक सिस्टम, जैसे बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, वो पाया जाता था पहले। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं आती थी। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता होती थी। हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होता था जिसको जो वस्तु मेरे पास है उसे वो वस्तु चाहिए हो और उसके पास वो वस्तु होनी चाहिए जो मेरे पास हो। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। फिर मूल्य क्या निर्धारित करें, है ना। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जिनका विभाजन करना पॉसिबल नहीं था। मान लीजिए गाय है, उस एक बड़ी गाय के बदले मुझे बहुत सारा सामान चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से हम ऐसे कौन से व्यक्ति को हम ढूंढेंगे जिसके पास एक गाय को देके मैं हर तरीके का सामान खरीद सकें हम। तो इस तरह की समस्याएं वस्तु विनिमय प्रणाली में आती थी। तो फिर उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में धीरे धीरे मुद्रा का जन्म हुआ। पहले सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, तो सिक्के हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे उन सिक्कों ने पत्र मुद्रा का रूप लिया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कैसे वस्तु विनिमय प्रणाली से हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली की तरफ बढ़ने लगे। उसके बाद आती है आपकी बैंकिंग प्रणाली। बैंक शब्द, इस शब्द से हम सभी लोग फैमिलियर हैं। बैंक क्या होता है ना। हम लोग बैंक जाते हैं, ये एक ऐसा कॉमन प्लेस होता है जहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। हम लोग अपनी छोटी छोटी बचतों को बैंक में जमा करते हैं, जिसके बदले बैंक हमें ब्याज देता है, और हमें आवश्यकता पड़ने पर अगर ऋण की आवश्यकता है तो बैंक हमें ऋण भी देता है। इसके अलावा भी बैंक बहुत तरह के हमें सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत तरह के कार्य करता है। जैसे हमें लॉकर की सुविधा देता है, हमारे बिल्स को पे करना, ठीक है, प्रीमियम्स पे करना हमारे बिहाफ पर, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बैंक हमारे बिहाफ पर करता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बैंकिंग प्रणाली आई। तब ट्रांजैक्शंस में बैंक का योगदान बढ़ने लगा। जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे विभिन्न व्यापारियों के मध्य या विभिन्न लोगों के मध्य, वो बैंक के थ्रू होने लगे, चेक्स के माध्यम से, ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से, हुंडी, ये सब, इन सब के माध्यम से आपस में ट्रांजैक्शंस होने लगे। फिर बैंकिंग प्रणाली जब हुई तो होता था कि मान लीजिए जिस पर्टिकुलर बैंक में मेरा अकाउंट है, मैं सिर्फ उसी बैंक से डील कर पाती थी, या हम लोग एक उस पर्टिकुलर बैंक से डील कर पाते थे। तब फिर धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था का और विकास होने लगा, तो मान लीजिए व्यापारी ए का खाता जो है वो बैंक एक्स में है और व्यापारी बी का खाता दूसरे बैंक यानी कि बैंक वाई में है, तो उन लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस कैसे हों। तो इस समस्या को दूर करने के लिए धीरे धीरे कोर बैंकिंग प्रणाली आई। तो उसके बाद अगला स्टेप है हमारा बैंकिंग प्रणाली के बाद कोर बैंकिंग प्रणाली। नंबर 4 पे आप देख रहे हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होती है कि सभी बैंक्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हर बैंक दूसरे बैंक्स के साथ कनेक्टेड है। किसी भी चेक को हम किसी भी बैंक में किसी भी में जमा कर सकते हैं और हमारे चेक क्लियर हो सकता है। इस तरीके का सिस्टम आया तो आर्थिक गतिविधियां जो थी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थी, वो और अधिक सुविधाजनक हो गया उनको चलाना। ठीक है, तो फिर कोर बैंकिंग प्रणाली के बाद अगर हम एक स्टेप आगे की बात करें तो उसके बाद क्या आता है आपका एटीएम्स। अब बैंक्स में क्या होने लगा
कि लोग अपना जो भी हमने पैसा जमा कराया उसको निकालने के लिए रोज़ लोग जाने लगे, कतार लंबी लंबी लगने लगी, क्योंकि धीरे धीरे आपका क्या होना, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ठीक है, बैंक उतनी संख्या में है नहीं, तो क्या हुआ, लोग जो कैश विड्रॉ करने के लिए बैंक जाते थे तो लंबी लंबी लाइन लगने लगी, इससे लोगों का समय की भी बर्बादी होती थी, बैंक में भी बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता था। तो क्या हुआ, उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में एटीएम मशीन आई, ठीक है। इसमें आपको एक कार्ड दिया जाता था, डेबिट कार्ड, उस कार्ड को आप स्वैप उसमें मशीन में आप लगाते हैं। आजकल तो सभी एटीएम के बारे में जानते हैं, आप उसमें मशीन में उसको डालते हैं और पिन पूछता है और उसके बदले में आपको जो भी आप अमाउंट उसमें एंटर करते हैं उतना अमाउंट आप निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से लेकिन आज हम सभी एटीएम से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब ये नया नया आया था तो बहुत लोगों में इस बात के लिए बहुत डर था, उनको लगता था कि अरे एक मशीन है, इसमें से पैसा कैसे निकलता है, या मेरा पैसा फंस नहीं जाए, इस तरह की बातें हुआ करती थी। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की तरफ, आईटी सेक्टर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ लोगों में डर भी था। लेकिन धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी आती है और उसकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आज एटीएम जो है वो घर घर में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति को करना आता है, चाहे वो शहर में रह रहा हो या फिर वो ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आता हो, सबको एटीएम का इस्तेमाल करना आता है। एटीएम करने से आप कितना ईजी हो गया, आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ता है, आप एटीएम लेते हैं, कहीं भी आप जाते हैं और ट्रांजैक्शन आप ईजिली कर लेते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका, इससे एक स्टेप आगे बढ़े तो आता है क्रेडिट कार्ड। अब क्या हुआ कि लोन लेने के लिए हम बैंक में अप्लाई करते थे, फिर हमको बैंक देता था, तो बैंक ने हमको हमारी जो इनकम थी या हमारा जो ट्रांजैक्शन पैटर्न्स थे उसके आधार पर बैंक ने क्या किया, क्रेडिट कार्ड्स इशू करने शुरू किए कि व्यक्तियों को ये क्रेडिट कार्ड दिया गया कि वो अपनी खाते में मान लीजिए उनके 50,000 ही हैं, ठीक है, तो वो उससे ज़्यादा रुपए का, यानी कि मान लीजिए 1 लाख या 1.5 लाख का ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं अगर उनको क्रेडिट की ज़रूरत है, उधार की ज़रूरत है। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड मिलना भी एक अगला स्टेप था हमारा मौद्रिक विकास में, एक स्टेप आगे था। इससे क्या होने लगा कि पहले अगर हमें ज़रूरत होती थी तो हम क्या करते थे, अड़ोसी से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, सेठ, साहूकार, महाजन या बैंक जाते थे ऋण लेने के लिए। अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड से ही हम अपने जो मेरे पास अमाउंट मतलब कम हो रहा है उसकी पूर्ति हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड ने भी हमको बहुत सुविधा प्रदान की। इससे एक स्टेप आगे और विकास हुआ। फिर इंटरनेट बैंकिंग आ गई। अब इंटरनेट बैंकिंग में क्या है कि आप हर तरह के ट्रांजैक्शंस, चाहे आपको अपने अकाउंट से पैसा किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, अपने बिल पे करने हैं, ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शंस आप जो है वो आप घर बैठे बैठे लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, अपने फ़ोन के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग में आपके पास सिक्योर पासवर्ड रहता है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने ट्रांजैक्शंस ईजिली कर सकते हैं। अब बैंक जाने की ज़रूरत बहुत कम रह गई है। उसके भी आगे अगर एक स्टेप आगे की बात करें तो यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। अब क्या है कि ये जैसे आप नाम सुनते होंगे बहुत सारे, फ़ोन पे है, भारत पे है, आपका पेटीएम है, ये सब क्या है, ये सब यूपीआई हैं, ठीक है। इसके माध्यम से अब आप क्या है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट से अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट हो जाता है। तो एक तरीके से कैशलेस इकॉनमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से पहले शुरुआत हुई वस्तु विनिमय से, जब मुद्रा थी ही नहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे कैसे कैसे विकास होते होते सिक्के आए, फिर कागजी मुद्रा आई, फिर बैंक आए, बैंक के बाद में फिर बैंक ने हमें डिफरेंट टाइप की सुविधाएं देनी शुरू की, कोर बैंकिंग प्रणाली आई, फिर उसके बाद आपके एटीएम्स आए, क्रेडिट कार्ड्स आए, इंटरनेट बैंकिंग आई, यूपीआई। तो अभी आपके हाथ में बैंक है ना, आप जो भी ट्रांजैक्शंस हैं आप इजीली कभी भी कहीं से भी कंफर्टेबली, अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम विकास के क्रम में कितना आगे आ गए, जिसके बारे में हमने कभी पहले सोचा नहीं था। हो सकता है आने वाले कल में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिनके बारे में आज हम नहीं जानते। इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि जो भी विकास हुआ अर्थव्यवस्था में, जो भी आर्थिक विकास हो रहा है, इस विकास की माप कैसे की जाए या इसके इंडिकेटर्स कौन से हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है। तो इसके सूचकांक क्या हैं या किन इंडिकेटर्स या सूचकांक के आधार पर हम आर्थिक विकास को माप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर है हमारा राष्ट्रीय आय,
तो अगर राष्ट्रीय आय की बात करें तो सबसे पहले हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए कि राष्ट्रीय आय है क्या। शब्द से ही क्लियर है, राष्ट्रीय आय यानी पूरे राष्ट्र की आय। तो एक राष्ट्र में जितने भी निवासी हैं या उसके जो सिटीजन्स हैं उनको मिलने वाली कुल आय को यदि जोड़ दिया जाए तो वो राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तो राष्ट्रीय आय जो है इसको किसी भी देश के विकास का या आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी ज़्यादा होगी वह देश उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाता है, और जिस देश की आय कम होगी वह देश उतना ही अल्प विकसित माना जाता है। तो इस जो राष्ट्रीय आय के आधार पर कि उसकी माप के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत जो है वो विकासशील देश है और बहुत जल्द विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में ये पहुंचने वाला है। साल दर साल यहाँ की राष्ट्रीय आय जो है वो लगातार बढ़ रही है। उसके बाद दूसरे आर्थिक विकास के इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो है ये प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है या प्रति व्यक्ति आय है क्या, ये बेसिकली एक एवरेज इनकम होती है। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है यदि किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसे उस देश की कुल जनसंख्या से हम भाग दे दें, जैसा कि हम स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को यदि कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है। ये एक एवरेज इनकम होती है जो हमें ये बताती है कि उस देश के लोगों को कितनी इनकम मिल रही है। तो इस इनकम के आधार पर ही, इस प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि उस देश के लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा। यदि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर निश्चित रूप से अच्छा होगा, और अगर ये आय कम है तो माना जाता है कि शायद वहाँ उस राष्ट्र का या उस देश में आपका जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट है या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन स्तर है, ये गिरा हुआ है या कम है या नीचे है। तो इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय भी एक मापक है देश के आर्थिक विकास को मापने का। अगले सूचकांक की बात अगर हम करें तो यह है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कैसे हुई? 1990 में UNDP के द्वारा महबूब उल हक नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उनके निर्देशन में मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई और उस रिपोर्ट के आधार पर HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक ये तैयार किया गया। तब से लेके ये प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है UNDP के द्वारा, और इसमें विभिन्न देशों को रैंक दिया जाता है। ठीक है, उनको क्रम दिया जाता है कि किस देश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है या मानव विकास है वो सबसे ज़्यादा है, कौन से देश का दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो रैंक इस तरीके से दिए होते हैं। तो ये जो मानव विकास सूचकांक है इसको किस आधार पे बनाया जाता है? तो इसके 3 आधार हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि पहला इसमें 3 चीज़ों को लिया गया है। पहला है स्वास्थ्य का स्तर, दूसरा है शिक्षा का स्तर और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। इन किसी भी देश में इन 3 इंडिकेटर्स को स्टडी किया जाता है और इसके आधार पर ही मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है या नंबरिंग या रैंक्स दिए जाते हैं। और ये जो रैंक हैं ये 0 से 1 के बीच में होते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में सर्वोच्च रैंक स्विट्ज़रलैंड का है, उसके बाद नॉर्वे का है। तो मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें तो आपके सामने एक टेबल है जो वर्ष 2019 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़ों को दर्शाता है। इसका स्रोत है मानव विकास रिपोर्ट 2020 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इसमें पहले कॉलम में देश दिए हुए हैं जैसे श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, और इसके बगल में सकल राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय दी हुई है। अमेरिकी डॉलर में इसको दर्शाया गया है। 2017 की क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार ये आंकड़े एकत्र किए गए हैं। श्रीलंका की जो प्रति व्यक्ति आय है वह 12,707, भारत की 6,681, म्यांमार की 4,961, पाकिस्तान की 5,005, नेपाल की 3,457 और बांग्लादेश की 4,976। इसी के साथ बगल में जन्म के समय संभावित आयु, यानी कि इसे हम
लाइफ एक्सपेक्टेंसी या प्रत्याशित आयु भी बोल सकते हैं कि एक साधारण मतलब जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो ये एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग कितने वर्ष तक वो जीवित रहेगा या उसकी अनुमानित आयु क्या होगी, उसके आंकड़े यहाँ दिए हैं। यदि ये आयु ज़्यादा दिखाई देती है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि उस देश में स्वास्थ्य का जो स्तर है वो अच्छा है। ठीक है, तो श्रीलंका की जो ये संभावित आयु है वो 75.5 है, भारत की 68.8, म्यांमार 66.7, पाकिस्तान 66.6, नेपाल 70.6, बांग्लादेश 72.8। उसके बगल में विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, ये शिक्षा के स्तर को बता रहा है। जैसे श्रीलंका के लिए 10.6, भारत के लिए 6.5, म्यांमार 5, पाकिस्तान 5.2, नेपाल 5 और बांग्लादेश 6.2। तो ये 3 इंडिकेटर इसमें लिए। जैसा हमने अभी चर्चा भी की थी कि एचडीआई बनाने के लिए 3 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, शिक्षा का स्तर कैसा है और वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कैसी है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें शो हो रही हैं कॉलम 1, 2, 3 में। उसके बाद लास्ट में आप देख रहे हैं कि विश्व में मानव विकास सूचकांक या एचडीआई का क्रमांक दिया हुआ है 2018 के अकॉर्डिंग। श्रीलंका का जो रैंक है उसमें 73 है, भारत का 130, म्यांमार का 148, पाकिस्तान का 154, नेपाल का 143, बांग्लादेश का 134। ठीक है, तो ये अगर पूरी टेबल को अगर हम एनालाइज करें या इसको देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारत के ये सभी पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब भारत के पड़ोसी राज्य हैं। इनमें से श्रीलंका का जो एचडीआई है वो भारत से बेहतर है, 73 है, जबकि भारत का 130 है और बाकी म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश सभी का एचडीआई वैल्यू भारत से और रैंक में वो पीछे हैं। ठीक है, यानी इनके आधार पर भारत का रैंक जो है वो अच्छा है। लेकिन फिर भी 100 पूरे विश्व में इसमें 189 नीचे टिप्पणी में दिया भी हुआ है कि एचडीआई का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका एचडीआई सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से है, मतलब 189 देशों में से भारत का 130वां रैंक है। हालांकि ये बहुत सराहनीय नहीं है, भारत को मानव विकास के क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना को दर्शाता है और प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके, क्योंकि हर देश की करेंसी अलग होती है। भारत में रुपया चल रहा है, बांग्लादेश में टका चलता है, नेपाल का रुपया अलग है, पाकिस्तान का रुपया अलग है। ठीक है, तो इसलिए कहीं पर यूरो चल रहा है, कहीं पर आपका दिनार है, तो अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है। तो अगर उसमें हम प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे या उसके आधार पर तुलना करेंगे तो तुलना करना मुश्किल होगा। इसलिए डॉलर में, यूएस डॉलर में हर देश की प्रति व्यक्ति आय को पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है और उसके आधार पर तुलना की जाती है। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को देखने से आप लोगों को ये समझ में आया कि भारत का जो एचडीआई रैंक है वो काफ़ी नीचे है। ठीक है, जिसमें सुधार की अपेक्षा की जाती है और देखा भी जा रहा है कि भारत अब धीरे धीरे विकासशील राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, देश में नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई सुविधाएं आ रही हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का अच्छा हो रहा है, शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, स्वास्थ्य का स्तर सुधर रहा है। तो इस वजह से ये आशा की जाती है कि भविष्य में ये एचडीआई का जो हमारा रैंक है ये जो क्रम है ये धीरे धीरे और बेहतर होगा या सुधरेगा। उसके बाद बात करें हम अगली, तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है? जैसे एचडीआई जो है वो पूरे विश्व के विभिन्न देशों को ध्यान में रखकर उन सभी देशों को लेता है और उसके स्वास्थ्य स्तर, शिक्षा के स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभिन्न देशों को रैंक दिया जाता है या क्रम दिया जाता है। उसी तर्ज पर राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट भी बनाई गई। पहली राष्ट्रीय मानव रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 को
जारी की गई नई दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। उस समय केरल राज्य का रैंक जो था वो प्रथम था और कुछ स्टेट्स जो निचले पायदान पे थे उन्हें बीमारू राज्यों के नाम से भी पुकारा गया, जिनमें उन बीमारू स्टेट्स के अगर हम नाम लें या उनकी चर्चा करें तो उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे बिहार, एमपी, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों को, ये 2002 की बात है, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि समय के साथ, आज 2024 चल रहा है, तो धीरे धीरे समय के साथ इन राज्यों ने भी विकास की ओर अपने कदम अग्रसर किए हैं। हालांकि विकास अभी और वांछनीय है, लेकिन फिर भी अब इन स्टेट्स को बीमारू राज्य कहना अनुपयुक्त होगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म का इस्तेमाल करना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, यही कारण है कि अल्प विकसित शब्द का इस्तेमाल ना करके विकासशील शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कि कोई भी नेशन या कोई भी राज्य अंडर डेवलप्ड नहीं है, वो विकास की ओर बढ़ रहा है, वो डेवलप कर रहा है। ऐसा नहीं है ना कि वो वहाँ पर विकास की प्रक्रिया एकदम रुक गई है या कांस्टेंट है, हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हो सकता है उसकी गति धीमी हो, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है, ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो आगे हम बात करें अगले इंडिकेटर की, तो अगला इंडिकेटर है उपभोक्ता व्यय। ठीक है, यानी कि पर मंथ, है ना, MPCE निर्धारित किया गया। MPCE मतलब मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक मंथ में एक व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर, अपने उपभोग पर कितना व्यय किया जा रहा है, इसके आधार पर भी हम आर्थिक विकास की माप या को माप सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है अथवा नहीं। 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये, शहरी क्षेत्र के लिए यदि एक व्यक्ति, MPC की जो लिमिट है वो एक व्यक्ति के लिए कितनी है, 1000 रुपये। यानी एक व्यक्ति यदि एक महीने में 1000 रुपये अपने उपभोग पे खर्च कर रहा है तो उसे माना जाता है कि वो गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन कर रहा है, और यदि 1000 से कम खर्च करता है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला माना जाता है। ये शहरी क्षेत्र की बात हुई। अगर हम रूरल एरिया की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यह अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है। उसके लिए 816 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यदि 816 रुपये तक का उपभोग एक व्यक्ति एक महीने में कर रहा है, अपने उपभोग पर वो व्यय कर रहा है, तो उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, और अगर 816 रुपये से कम अगर वह खर्च करता है तो फिर वो गरीबी रेखा के नीचे उसको रखा जाएगा। इसके अलावा तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं आर्थिक विकास को मापने के। तो एक बार इन शॉर्ट इनको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है हमारा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय ज़्यादा है तो उतना ही अधिक आर्थिक विकास माना जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय की बात अगर हम करें तो प्रति व्यक्ति आय भी जहाँ ज़्यादा होगी वह उतना ही देश आर्थिक रूप से उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा। अगर हम एक स्क्रीन पर बिहार की कुछ अन्य राज्यों से तुलना करें तो एक टेबल मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे हरियाणा, केरल और बिहार की अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये 2018-19 के लिए प्रति व्यक्ति आय दर्शाई गई है रुपये में। तो हम देख रहे हैं कि बिहार की जो इनकम है वो हरियाणा और केरल से बहुत कम है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। तो इससे यहीं से ये स्पष्ट होता है बिहार की प्रति व्यक्ति आय हरियाणा और केरल जैसे विकसित राज्यों की तुलना में कम है, और इस आय को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि बिहार का नाम भी विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके। हालांकि विकास की दौड़ में बिहार भी काफ़ी मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था के विकास में बिहार का क्या योगदान है, या बिहार जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़ा है। अभी आपने देखा कि जैसे प्रति व्यक्ति आय में भी कि केरल और हरियाणा की तुलना में बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से क्लियर है कि बिहार जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। ठीक है, तो बिहार के इस पिछड़ेपन के आखिर कारण क्या हैं, किस वजह से बिहार जो है वो इतना पिछड़ा हुआ राज्य है। तो सबसे पहला कारण है तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या।
बिहार में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ की जनसंख्या जो है उसको संसाधनों के अनुरूप अगर वह बढ़ती है, जितने हमारे संसाधन हैं उसके अनुरूप अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वो देश के लिए फ़ायदे का या वरदान साबित होती है। लेकिन अगर संसाधन कम है और जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो वो देश के लिए या हमारे राज्य के लिए अभिशाप साबित होती है। तो इस तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर कंट्रोल करना आवश्यक है। दूसरा कारण है बिहार के पिछड़ेपन का आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आधारिक संरचना होती क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश के आर्थिक विकास में उस देश की आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह आधारिक संरचना दो प्रकार की होती है, आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना। आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत हम बैंकिंग सिस्टम, वहाँ का जो वित्त है, वित्त प्रणाली है उसे, इसके अलावा वहाँ पे संचार की व्यवस्था कैसी है, यातायात की व्यवस्था कैसी है, वहाँ रोड्स कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है, इसको हम लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम सामाजिक आधारिक संरचना की बात करें तो इसमें हम वहाँ के स्कूल कॉलेजेस कैसे हैं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, वहाँ का सिविक सेंस कैसा है लोगों में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए या किसी भी राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक बेहतर आधारिक संरचना का होना बहुत ज़रूरी है। तो बिहार में आधारिक संरचना का अभाव है। बिहार के बहुत सारे गांव अभी भी मतलब मेन हाईवे से नहीं जुड़े हैं, है ना। हालांकि इस क्रम में बहुत सारा काम हो रहा है, अब लगभग प्रत्येक गांव तक रोड बना दी गई है, लेकिन फिर भी अभी ये आधारिक संरचना का और विकास होना नितांत आवश्यक है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप करेगा तो नई नई इंडस्ट्रीज़ भी बिहार में खुलेंगी, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण लोग यहाँ पे निवेश करने से कतराते हैं, ठीक है। तो इस आधारिक संरचना के अभाव की वजह से बिहार का जो आर्थिक विकास है वो पिछड़ता है। तीसरा है कृषि पर निर्भरता। बिहार की जो पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा रोज़गार के लिए कृषि पर निर्भर है। उसका कारण है कि यहाँ पर ऑल्टरनेटिव रोज़गार के जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं वो हैं नहीं, तो जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो है वो अपनी रोज़गार के लिए कृषि पर निर्भर हो जाता है, जिस वजह से कृषि में भी आपका छिपी बेरोज़गारी, चूँकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा लोग कृषि में लग जाएंगे उतना उससे आउटपुट हमें मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, इनकम जो है वो प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने में लग रहा है कि सभी लोग रोज़गार में लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर उसमें से 10-12 लोग को हटा दिया जाए तो भी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका अभिप्राय ये है कि एक्चुअल में वो जो 10-15 लोग जिन्हें हमने हटाया है ना, और उनकी वजह से प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो लोग एक्चुअल में रोज़गार प्राप्त व्यक्ति नहीं है, वो वास्तव में बेरोज़गार हैं, ठीक है। उनकी उस आर्थिक क्रिया में आवश्यकता नहीं है, पर चूँकि उनके पास रोज़गार नहीं है इसीलिए वो अनावश्यक रूप से कृषि में ही लग गए। इस वजह से कृषि में छिपी बेरोज़गारी आती है। इसके अलावा कृषि में आपकी मौसमी रोज़गार होता है, साल भर लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से लोगों में गरीबी बढ़ती है। अगला है औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन, बिहार में उद्योग हैं ही नहीं या हैं भी तो बहुत कम संख्या में है, जिस वजह से रोज़गार के अवसर उद्योगों से बिहार की जनता को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अगला है गरीबी एवं बेरोज़गारी। तो कृषि पे निर्भरता और औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण बिहार में रोज़गार के अवसर कम है, जिस वजह से बेरोज़गार लोगों की संख्या ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा पाई जाती है और गरीबी भी ज़्यादा है। बाढ़ एवं सूखा से क्षति। बिहार में बाढ़ और सूखा दोनों का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। जो दक्षिण बिहार है वह सूखा से ग्रसित रहता है और उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो इन समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जाए ताकि बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके, तो इनको जस्ट हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण करके, क्योंकि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है तो इसको नियंत्रित करना ज़रूरी है। तो शिक्षा के माध्यम से, परिवार नियोजन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, कृषि का तेज़ी से विकास। चूँकि रोज़गार के लिए लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर हैं, इसीलिए कृषि का अगर तेज़ी से विकास किया जाएगा तो इससे नेचुरली बिहार के पिछड़ेपन को भी हम दूर
कर सकते हैं, उसकी इनकम बढ़ेगी लोगों की। बाढ़ पे नियंत्रण करने के लिए डैम्स बनाए जाएं, नहरें बनाई जाएं, ताकि जो बाढ़ की वजह से जो क्षति होती है उसे कम से कम किया जा सके, जितनी मात्रा में कर सकते हैं। अगला है आधारिक संरचना का विकास। आधारिक संरचना चूँकि बिहार में नहीं है या कम है, तो इसका विकास करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना ही वह देश या वह राज्य उतना ही ज़्यादा विकास करेगा। उद्योगों का विकास करके, नए नए उद्योगों को खोल के, ऐसी औद्योगिक नीति बनाकर जिससे कि दूसरे राज्यों के जो उद्यमी हैं वो हमारे राज्य में निवेश करने के लिए प्रेरित हों, जिससे उद्योग खुलें। अगला उद्योगों का विकास होगा तो रोज़गार के नए नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। सेवा क्षेत्र का विकास करके, और कुशल प्रशासन होने से भी क्या होगा, पिछड़ेपन को, आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन है उसे हम दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज कक्षा में क्या जाना कि किस तरीके से मौद्रिक विकास हुआ और किसी देश के आर्थिक विकास को हम किस तरीके से माप सकते हैं, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता व्यय, मानव विकास सूचकांक, इन सब के आधार पर। इसके बाद हमने बिहार की बात की, तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों को जाना और इन कारणों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है ताकि बिहार जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सके, इसके बारे में हमने चर्चा की। हालांकि किसी भी मान लीजिए भारत का एक राज्य बिहार है, तो अगर हम भारत के आर्थिक विकास की बात करते हैं तो हमें बिहार के आर्थिक विकास को भी आगे बढ़ाना होगा। शरीर का अगर एक अंग खराब हो जाता है तो पूरा शरीर जो है उससे ग्रसित रहता है, उसकी तकलीफ़ से ग्रसित होता है। इसी तरीके से बिहार राज्य का अगर या बिहार जैसे, और उड़ीसा है, बिहार है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, इस तरह के जो बहुत सारे, राजस्थान है, बहुत सारे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं, इन राज्यों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश भारत का भी विकास नहीं हो सकता है। थैंक यू।